हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने अप्रॉक्स सारा कवर किया है और हम लोग लास्ट में वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम लोगों ने देखी थी और वो भी देखा था ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। तो ऑक्टाहेड्रल हमारा क्लियर हो गया था, एक बार रिवाइज करिएगा तो आपको पता चलेगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हम लोगों ने जो डी ऑर्बिटल्स थे वो हमारे दो पार्ट में टूट गए थे। दो पार्ट में अगर टूटे थे तो एक हमारा सेट जो बना था वो बना था दो ऑर्बिटल का, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का, और एक जो ऑर्बिटल बना था वो बना था तीन ऑर्बिटल्स के मिलकर, इसको थे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। इसको हमने इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करी थी, इसको हमने कह दिया था ये मेरी सेंटर है। मेरी सेंटर से यहाँ से और यहाँ के बीच की जो दूरी है, इसके बीच की जो एनर्जी गैप है, इस मेरी सेंटर से इसकी एनर्जी का गैप जो है वो हमने कहा था 0.6, और या फिर अगर आप dq के फॉर्म में लिख सकते हो तो 10 का 6 dq के फॉर्म में लिख सकते हो, और इसके बीच का मैंने कहा था -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, या फिर dq के फॉर्म में अगर लिख सकते हो तो 4 dq के फॉर्म में। टोटल एनर्जी हमने कही थी, इसकी टोटल एनर्जी जो है वो हमारा है 10 dq के बराबर या फिर 1 डेल नॉट के बराबर है। ये पूरा हमने फाइंड आउट कर लिया था। और तो आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना है। अभी इसको हम लोग बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। तो ये तो हो गया था हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। जो ऑक्टाहेड्रल में आता है, टेट्राहेड्रल जो उसका रिवर्स होता है। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर हम देखेंगे, जब क्रिस्टल स्प्लिटिंग देखेंगे तो देखिए क्या है वहां पर। सपोज दैट टेट्राहेड्रल की अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, इस टाइप शेप की होती है। यहाँ पर मेटल लगा हुआ है और इसके चारों कोने पे लिगेंड्स लगे हुए हैं यहाँ पर। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती थी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती थी, यहाँ पर बना ले रहे हैं, यहाँ पर मेटल लगा हुआ है, चारों कोनों पे लिगेंड लगे हुए हैं, ऊपर भी लगे और नीचे भी लगे, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब हम लोग स्प्लिटिंग किसकी पढ़ रहे हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की पढ़ रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होगा, सपोज दैट हमारे पास में सपोज दैट कि ऑर्बिटल आया, ये डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल मैंने लिख दिया। इस समय डी ऑर्बिटल की अपनी एक एनर्जी है जो कि सभी ऑर्बिटल सभी डब्बों की सेम है। देखो एक लाइन में ड्रॉ है, देखो सारी एक लाइन में ड्रॉ है तो एक सेम है, यानी कि यहाँ पर फ्री लिगेंड्स हैं, कोई लिगेंड्स यहाँ पर अटैक नहीं करता है। कुछ समय बाद क्या होगा, सपोज दैट ये हमारा मेटल है और मेटल में डी ऑर्बिटल ये हमारे लगे हुए हैं, और उस समय पे ये सारी एनर्जी क्या है, सेम है। अब क्या होगा, आफ्टर अ सर्टेन टाइम मेटल के चारों तरफ में लिगेंड अटैक करना चालू करेंगे। तो क्या होगा, उस कंडीशन में सबसे पहले तो अट्रैक्शन होगा, और फिर जो इसकी जो ऑर्बिटल है उसमें क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट चालू हो जाएगा। रिपल्सन चालू होगा तो इसकी जो एनर्जी है वो हमारी इंक्रीज करेगी, और जब इंक्रीज करेगी तो थोड़ी सी एनर्जी हमने यहाँ पर बना दी। लेकिन ऐसे कंडीशन में भी डी ऑर्बिटल के सारे ऑर्बिटल हमारे कैसे हैं, देखिए यहाँ पर डीजनरेट ही हैं, यहाँ पर भी डीजनरेट हैं। अब डीजनरेट है, बस एनर्जी थोड़ी सी इंप्रूव कर गई थी, यहाँ की एनर्जी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, लेकिन फिर भी ये डीजनरेट हैं। लेकिन जब पूरी तरीके से लिगेंड अटैक करेगा तो इस फर्दर दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे, स्प्लिट होंगे इस तरीके से। अब जो ऊपर का पार्ट बना था, जो हमको ऑक्टाहेड्रल जो हमने सीखा था उसका उल्टा करना है। तो यहाँ पर क्या, वहाँ पर क्या था, ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग हो रही थी वो दो पार्ट में हो रही थी, और ऊपर में था डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, और नीचे में था डी एक्स वाई वाई जेड एक्स। अब क्या हो जाएगा, उल्टा, ये वाला ऊपर जाएगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, और नीचे में आएंगे हमारे दो ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है वो भी देख लो। जैसे हम लोग लिगेंड्स की बात कर रहे हैं, जो लिगेंड अटैक कर रहा है, सपोज जो ऑक्टाहेड्रल ने बताया था आपको, ये मेटल है, यहाँ लिगेंड्स आने अटैक करेंगे, इस जगह पे अटैक करेगा, इस जगह पे अटैक करेगा, इस जगह पे, इस जगह पे अटैक करेगा। तो ये जो हमारे हैं वो एक्सिस के बीच में है। एक्सिस क्या है, आप एक्सिस को मैंने बताया था, जो ये बीच में लोब्स होते हैं, इन लोब्स को हम लोग कहते हैं, सपोज ये एक्स और वाई के बीच में है तो इसे कहेंगे डी एक्स वाई। तो जो लिगेंड्स हैं वो यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, इस कंडीशन में जाकर अटैक कर रहे हैं, और जब ये अटैक करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी ना कि इनकी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि ये
वाले लोब्स कहाँ हैं, एक्सिस के ऊपर ओवरलैप करे हुए हैं, और ये वाले लोब्स कहाँ हैं, दो एक्सिस के बीच में हैं। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये वाले लिगेंड्स जो है वो एक्सिस के बीच में जाकर अटैक करते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ऐसा नहीं था। इस वजह से जहाँ ज़्यादा रिपल्सन होगा वहाँ पर हमको ज़्यादा एनर्जी देखने को मिलेगी। अब सेम हमने लिख दिया इसको, तो यहाँ पर dx का मैच कर लीजिए स्क्वायर हो गया। तो अब जब लिख दिया तो इसका सेट का नाम लिखना है। यहाँ पर हमने कहा था EG सेट है ये, और ये T2G सेट है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, केवल जब टेट्राहेड्रल की बात करें, एक मिनट, टेट्राहेड्रल में क्या और है, टेट्राहेड्रल की जब बात करें तो टेट्राहेड्रल में बस आपको ये याद रखना है कि आपको ये जो EG सेट है, EG सेट में से G हटा देना है, ये G रेट जो है ये हटा देना है और उसका नाम रख देना है। तो तीन सेट का नाम क्या था, T2G सेट। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर T2 केवल हो जाएगा। यहाँ पर दो सेट का नाम क्या था, EG सेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा केवल। अब इसके बीच की लाइन ड्रॉ करिए, इस लाइन को हमने कहा था बेरी सेंटर। अब बेरी सेंटर से यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ पर कितनी थी, ऊपर से बेरी सेंटर से ये वाली के बीच की दूरी थी प्लस का यहाँ से अगर बेरी सेंटर लगाएंगे तो यहाँ और यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी, तो ये थी 0.6, ये थी -0.4। आपको यहाँ पर करना है, ये वाला 0.4 था, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.4 देन 0.4 अभी बताते हैं आगे, और नीचे में क्या हो जाएगा, माइनस का 0.6। अगर और इसके पूरे बीच की दूरी यानी कि बेरी सेंटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी, तो पूरे बीच की दूरी जो हो जाएगी उसे इंडिकेट करते हैं डेल्टा से, और डेल्टा किसमें है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं, तो T यहाँ लगा देंगे। पिछले बार में आपने देखा था यहाँ पर हमने इस दूरी को कहा था ऑक्टाहेड्रल को लगाया था, अब T लगा देंगे, तो डेल D ये पूरी एनर्जी का नाम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल T, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल T। अगर dq के फॉर्म में लिखना है तो dq के फॉर्म में आप क्या लिखोगे, dq के लिए आप लिखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपका, हाँ अब देखिए 0.4 dt, और अगर dq के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा 4 dq, और अगर आपको इस d यहाँ पर भी dq के फॉर्म में लिखना है तो 6 dq। क्लियर, तो इसको थोड़ा सा सफाई से लिख के आपको दिखाते हैं। तो ये तो होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग। यहाँ पर जब आप इसको पूरा डायग्राम बना दोगे तो आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। क्लियर होगी बात आपको। तो आपने दो चीजें पढ़ी, कौन कौन सी चीजें पढ़ी आपने, एक तो आपने पढ़ रखा था ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में स्प्लिटिंग, और दूसरी आपने पढ़ी थी टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग। तो ऑक्टाहेड्रल को एक आपको पढ़ना होगा, एक आप पढ़ लोगे, उसका जस्ट अपोजिट टेट्राहेड्रल का करना है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। जैसा ऑक्टाहेड्रल है बस उसको उल्टा कर दो, जैसे कॉपी में आपने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग बनाई, जब टेट्राहेड्रल की बनाओगे तो बस उसकी उल्टा कर दो, कॉपी को उल्टा कर दो और प्लस माइनस का साइन चेंज कर दो केवल, बाकी आपका सेम आएगा, कुछ भी फर्क नहीं आएगा, सेम होता है यहाँ पर। ये तो हो गई ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री की बात और टेट्राहेड्रल सिमेट्री की बात। तो दोनों को कंपैरेटिव स्टडी अगर हम करें तो दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बार देख लीजिए, आप लोग रीड देख लो। अगर कंपैरेटिव स्टडी करोगे आप तो आपको दिखेगा कि जो यहाँ पर d ऑर्बिटल है, किसमें, ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में जो d ऑर्बिटल है वो भी दो पार्ट में टूटते हैं, और दो पार्ट में टूटने के बाद ऊपर वाला सेट 2 का बनता है और नीचे वाला सेट हमारा 3 का बनता है। ऊपर वाले सेट को कहते हैं EG सेट और नीचे वाले को कहते हैं T2G सेट। इसके बीच में एक बेरी सेंटर हम लोग लगा देते हैं, ये बेरी सेंटर है, और बेरी सेंटर से यहाँ के बीच की दूरी और यहाँ से बीच की दूरी, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये होता है प्लस का 6 dq और ये होता है माइनस का 4 dq। हाँ एक चीज और,
एनसीईआरटी देख रहे थे, तो एनसीईआरटी में 3/5 एंड 2/5 से इंडिकेट किया गया। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, 2/5 और 3/5 से इंडिकेट किया गया है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप सेम ही रखोगे। जो 6dq है उसको हम लोग 3/5 कहते हैं, और जो 4dq है उसको हम लोग 2/5 कहते हैं। उसमें कोई फर्क नहीं है, सेम है दोनों चीज़ें। आप चाहे 6dq लिखो, चाहे 3/5 लिखो, आप चाहे 4dq लिखो, 2/5 लिखो, दोनों सेम है। क्योंकि आप जब 0.6dq लिखोगे तो आपको सेम ही लगेगा। ये 0.4 है, माइनस का 6 माइनस का 4। आपको दो फॉर्म में एनर्जी लिखनी होगी, या तो आप डेल टी के फॉर्म में लिखो या डी क्यू के फॉर्म में लिखो। अगर डेल आप क्या डेल रखना है ना, तो डेल नॉट के फॉर्म में लिखो या डेल क्यू के फॉर्म में लिखो। अगर डेल नॉट के फॉर्म में लिखना है आपको, तो आपका हो जाएगा, ये एनर्जी होगी आपकी 0 पॉइंट में लिखना होगा 0.6, और डी क्यू के फॉर्म में लिखना होगा तो प्लस का 6। इस तरीके से आपको यहाँ पर इंडिकेट करना होगा इस जगह पे, और नीचे में भी आपको सेम इस तरह से इंडिकेट करना होगा। वहाँ पर बस एनसीईआरटी में क्या किया गया है, 3/5 किया गया है, और दूसरी जगह पे 2/5 किया गया है। तो ये भी दोनों एक ही तरह की कैलकुलेशन है, कुछ भी उसमें नया नहीं है, सेम ही होती है। तो ये तो हो गई ऑक्टाहेड्रल की बात। अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग अगर देखें तो सेम आप सबसे पहले डी ऑर्बिटल ले लिया था, उनको दो पार्ट में हमने डिसोशिएट किया था। अब की बार ऊपर वाला सेट 3 का बना था और नीचे वाला सेट 2 का बना था। बीच में हमारा ये था बेरी सेंटर। बेरी सेंटर यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी दोनों अलग अलग थी। इसका जो दिखा है यहाँ उल्टा कर दो, नीचे में था माइनस, ऊपर चला जाएगा प्लस, ऊपर था प्लस, नीचे में चला जाएगा माइनस का 6। क्लियर? अगर ये तो हो गई हमारी डी क्यू की बात, और अगर इस फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे आप, 0.4, और यहाँ पर अगर लिखना है तो 0.6। टोटल एनर्जी दोनों की कितनी है, टोटल एनर्जी अगर दोनों की आप देखोगे, टोटल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक है, तो दोनों में आपको 10dq ही मिलेगी। यानी कि बस फर्क क्या है, इस एनर्जी को इंडिकेट करा था हमने डेल टी से, और यहाँ पर इस एनर्जी को हमने इंडिकेट किया था डेल ओ से, यानी कि नॉट से। तो दोनों में बस इतना फर्क है केवल, दोनों एक ही चीज़ है। एक स्प्लिटिंग आपको ऑक्टाहेड्रल में दिखाई देगी, तो जो ऑक्टाहेड्रल में आपने पढ़ा है उसका अपोजिट आप लेके जाओगे टेट्राहेड्रल में, और टेट्राहेड्रल में आपको वो चीज़ें बिल्कुल सेम दिखाई देंगी। बस फर्क क्या आएगा, जो ऑर्बिटल नीचे में है वो ऊपर चले जाएंगे, जो ऊपर वाला है नीचे में चले जाएगा, उस तरह से ये वैल्यू पूरी चेंज हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये तो हो गई स्प्लिटिंग की बात। अब स्प्लिटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको देखने हैं। देखिए, पहली चीज, जो स्प्लिटिंग आप ये पढ़ रहे हो, ये वाली स्प्लिटिंग आपने एक पढ़ी ये वाली, और एक ये वाली पढ़ी, एक ये वाली पढ़ी। इस स्प्लिटिंग को हमने क्या कहा, डेल नॉट से। इस स्प्लिटिंग को हमने क्या कहा, डेल टी से। हमेशा याद रखो, ये जो बीच का गैप है ना, ये एनर्जी है, ये बीच का गैप हमेशा ज्यादा होता है इससे। पहला कॉन्सेप्ट ये है। कभी भी कोई पूछे कि कौन ज्यादा एनर्जी वाला होता है, तो हमेशा याद रखो कि हमारा ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है सबसे ज्यादा होती है। तो ये तो आपका क्वेश्चन से हो गए, और आगे की बात समझिए। आपको मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी, जैसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या थे, बीबीटी में मैंने सिखाया था। अब वो चीज देखिए, सपोज दैट D1 है, D2 है, D3 है, जो ये कॉन्फ़िगरेशन आता है D1 to D3, ये सारे के सारे हमारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही रखे जाएंगे। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D8 हो गया, D9 हो गया, D10 हो गया, ये हमारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे हमेशा। जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन D8 आएगा, D9 आएगा, D10 आएगा,
वो सारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे। बीच का तो हमने गायब कर दिया, कौन कौन गायब हुए, D4 गायब हुआ, D5 गायब हुआ, D6 गायब हुआ, D7 गायब हुआ, 8 से स्टार्टिंग है। तो ये जो चार हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये इनर भी हो सकते हैं, आउटर भी हो सकते हैं। मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की थ्योरीज बताई थी, अब वो थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन भी हो जाएगी, पिस्टल फील्ड में भी उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपका लिगेंड जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड में हमने बताया था कि अगर वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करा पाता है, और इलेक्ट्रॉन को पेयर जब नहीं करा पाएगा, इनर ऑर्बिटल के जो डी और इलेक्ट्रॉन्स है उनको इलेक्ट्रॉन को पेयर को नहीं करा पाएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, वो डी ऑर्बिटल बाहर की यूज करेगा, और अगर डी ऑर्बिटल वो बाहर की यूज करेगा तो उसे कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे कब, इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हम वीक फील्ड लिगेंड बता दिया था मैंने। अब दूसरी बात, यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं कब, इन अ केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एग्जांपल्स कराया था पिछले वीडियो जाके देखो। क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन को पेयर कराएगा, जो डी ऑर्बिटल्स हैं, जो पिछले वाले डी ऑर्बिटल्स हैं उनको पेयर कराने की कोशिश करेगा पहले, और वहां से डी ऑर्बिटल को यूज करेगा, यानी कि इस तरह के ऊपर वाले जो कन्फिग्रेशन आएंगे आउटर ऑर्बिटल में वो आएंगे sp2 sp3 d2 कन्फिग्रेशन, जबकि नीचे वाले में जो आएगा वो आएगा d2 sp3 कन्फिग्रेशन। देखो ये अंदर का यूज हुआ, ये देखो बाहर वाला भी यूज हुआ, तो इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ, और ये दोनों चीजें यानी कि ये चार कन्फिग्रेशन भी इंपॉर्टेंट भी हैं, और ये चार कन्फिग्रेशन इन दो बातों पे डिपेंड करते हैं, बाकी सब आपका सेम है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स d1 2 3 देगा, आउटर में 8 9 10 देगा, चाहे स्ट्रॉन्ग हो जाए कोई भी उसका वो नहीं है। D4 5 6 7 ये हमारे सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं, और यही हमारे जो कन्फिग्रेशंस हैं यही सबसे ज़्यादा दिक्कत भी करते हैं। और दिक्कत क्यों करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यही से राइट होता है, क्वेश्चन यहाँ से देखो नंबर ऑफ राइट होती है। अब ये तो हो गई VBT वाली बात, VBT में इतना एक्सप्लेन हो गया था, VBT CFT दोनों में एक्सप्लेन नहीं होता है। अब VBT में कमी क्या थी कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग क्यों हो जा रही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों कर दे रहा है डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को पिछले वाले ऑर्बिटल को, क्या ऐसा कंडीशन है, क्यों कर दे रहा है, VBT इसको एक्सप्लेन नहीं करती है, CFT करेगी। क्या CFT करेगी, देखिए समझने की कोशिश करना है यहाँ पर, मैं छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज डिपेंड करेगी यहाँ पर इस तरह की एनर्जी पे। अब कोई एक हम कंसीडर कर ले, सपोज हम ऑक्टाहेड्रल कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए एक हमने यही ऑर्बिटल देखिए बनाया यहाँ पर, ये हमारा डी ऑर्बिटल, ये हमारा डी ऑर्बिटल है, सपोज दैट ये दो पार्ट में टूट गया, एक हमारा ये बना और एक हमारा ये बना। सेम यही देखिए एक डी ऑर्बिटल है, ये हमारा टूटा, तो सेम हमारा ये बना, ये हमारा ये बना, और यही डी ऑर्बिटल एक बार और हम बना रहे हैं। डी ऑर्बिटल है, ये हमारा टूटा, नीचे बना रहे हैं यहाँ पर, ये डी ऑर्बिटल है, ये हमारा टूटा, एक यहाँ बना और एक यहाँ बना। सब में एनर्जी आपको मालूम है, डेल नॉट, यहाँ से बीच की दूरी डेल नॉट, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं डेल नॉट। क्या फर्क है तीनों में, हम सपोज दैट ABC कर दें, ABC कर दिया, क्या तीनों में फर्क है, तीनों में फर्क ये है कि इनकी एनर्जी गैप का, सबसे कम एनर्जी गैप किसका है, B वाले का, उससे ज्यादा एनर्जी गैप किसका है, A वाले का, उससे ज्यादा एनर्जी गैप किसका है, C वाले का। आपको दिख रहा है ये एनर्जी गैप जो है, ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप जब स्प्लिटिंग होती है तो इसमें जो एनर्जी गैप है हर एक ऑर्बिटल में हर एक ऑर्बिटल में हमारा एनर्जी गैप डिफरेंट होता है, और जब डिफरेंट होता है तो यहीं पर इस बात का एक्सप्लेनेशन आता है कि कब पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन और कब पेयर नहीं होंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कब पेयर करेगा और कब पेयर नहीं करेगा। तो देखिए अब सपोज दैट हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है
इलेक्ट्रॉन हमारे पास सपोज है d3 कन्फिग्रेशन है। तो आप कहोगे सर d3 कन्फिग्रेशन है, अबाउट ने कहा था, अबाउट ने यही बात तो कही थी कि इलेक्ट्रॉन फिल करो आप ऑर्बिटल में, कैसे करोगे? लोअर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी शेल से स्टार्ट करोगे। तो लोअर कहाँ पर एनर्जी, कौन सा शेल एनर्जी है? तो लो ये है और हाई ये है। आप d3 को कन्फिगर जो है इलेक्ट्रॉन को इसमें भरोगे तो 1 2 3 ये भर गया। इसमें भी देखिए 1 2 3 ये भी भर गया। देखिए यहाँ पर भर जाएगा 1 2 3। d3 आपको क्लियर हो गया। d4 की बात करें अगर हम, अब अगर हम d4 की बात करें, अब d4 क्या करेगा? d4 क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे? यहाँ भरे, क्योंकि यहाँ पर भी तो 3 जगह खाली है। अभी एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से एक जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन अभी की जगह खाली है, इस वजह से यहाँ पर भी जगह खाली है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरे कहाँ पर? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म आता है पेयरिंग एनर्जी का, पेयरिंग एनर्जी। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पेयरिंग एनर्जी, और इसका रिलेशनशिप हम लोग बैठा लेंगे डेल को और पी के साथ में पेयरिंग एनर्जी का। तो उस बात से एक्सप्लेन हो जाएगा कि हमारा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब देखेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम आपको देंगे, वो आप सॉल्व करना, 1 2 हम कर देंगे, बाकी आप खुद करिएगा। फिर उसके बाद एनसीईआरटी से आप कर सकते हो, पूरा ये क्लियर हो जाएगा।